पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि यदि सांप्रदायिकता की कोई कांट इस देश में प्रस्तुत कर सकता है तो वे है शूद्र चेतना। यहाँ पर कृष्ण पटनायक जी शूद्र आइकन्स लालू प्रसाद यादव जी, मान्यवर कांशीराम जी और श्री मुलायम सिंह यादव जी से ये उम्मीद लगाते हैं कि उन्हें अपने सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहिए और एक बड़े पर्सपेक्टिव में चीजों को रखकर देखना चाहिए। वे न केवल शूद्रों का नेतृत्व करें, न केवल उनके लिए मांग करें, बल्कि उनमें इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि वे हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार भी कर सकें। लेकिन ये सब कुछ जो है वो बदले की भावना के साथ नहीं किया जाना चाहिए। बतौर सोशल रिफॉर्मर के हिसाब से सोच समझकर समझदारी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये सब कुछ बदले की भावना से किया जाएगा तो ये जो बदले की भावनाएं हैं, प्रतिशोध की भावनाएं हैं, उन्हें सांप्रदायिक ताकतें अपने मन मुताबिक ढाल भी सकती हैं और अनजाने में और कहीं जानबूझकर ये जो शूद्र चेतना है वो सांप्रदायिकता के हाथों की कठपुतली भी बन सकती है। और ऐसे में न तो दलित और पिछड़ों का कोई गठबंधन कारगर रहेगा और न ही शूद्रों और अल्पसंख्यकों के साथ इनका कोई गठबंधन कारगर साबित हो सकेगा। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण की राजनीति करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कितना बड़ा हथियार मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल वे नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण बुद्धिहीनता नहीं है। शूद्र आंदोलन भारत में बहुत पुराना है, आधुनिक भारत में भी 60-70 साल पुराना है। इन आंदोलनों को बीच बीच में सफलताएं मिली हैं। इतने अनुभव से गुजरने के बाद बुद्धिहीनता ब्राह्मणों का एक कुप्रचार है और दायित्व से भागने वाले शूद्रों का एक कवच है। तो सबसे पहले जो इस आंदोलन की अगुवाई की है वो फूले दंपत्ति ने करी है। न केवल स्त्री शिक्षा को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी बल्कि समाज के अन्य तबकों को भी शिक्षित करने का बीड़ा उन लोगों ने उठाया। उसके बाद शाहूजी महाराज हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं और उनके साथ साथ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं। समय समय पर कांशीराम जी कभी आते हैं, कभी लालू जी आते हैं, कभी मुलायम जी आते हैं, तो टुकड़ों में इनको सफलता मिलती रही है। और ब्राह्मणवाद ने वहीं दुष्प्रचार किया है इन लोगों की समझ के ऊपर। हमेशा जो है वो समझते हैं, ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कि आरक्षण से आने वाले जो हैं उनमें मेरिट नहीं होता है, जबकि ये बात किसी भी लिहाज से सच नहीं है। जब जब मौका मिला है तब तब हम लोगों ने साबित किया है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर के मुकाबिल कोई पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग या वर्ण से आता हो। तो इसीलिए उन्हें आइडल मानकर उनके जैसा बनने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। इस वक्त अगर वे अपनी संभावित ऊंचाई तक नहीं पहुंच रहे हैं तो इसके दो कारण हैं। पहला, वे पूरे राष्ट्र और सारी दुनिया के बारे में सोचने का या करने का दायित्व नहीं लेना चाहते हैं। यह काम अभी भी वे ब्राह्मणों कायस्थों को सौंपना चाहते हैं। दूसरा, तत्कालिक सत्ता का मुंह उनमें ब्राह्मण बनिया से ज्यादा है। तुरंत ही सब कुछ इन्हें चाहिए। आपने अक्सर रतन जी को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि सब कुछ तुरंत चाहिए। ऐसा होता नहीं है। संघ परिवार की तरफ ही अगर आप देखें तो उनसे सीखने समझने को बहुत कुछ है। किस तरीके से वो लोग स्ट्रैटेजी प्लान करके आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि इन लोगों के पास सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं, सारी संसाधन इन लोगों के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग कहीं भी अपने आंदोलन को ढीला नहीं होने देते और लगातार जो है एवरीडे बेसिस पर ये लोग काम करते हैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है यदि सीखने की आप में टेंडेंसी हो तो। पहला दोष ज्यादा बुनियादी है। भारत की सामाजिक वस्तुस्थिति इतनी बदल चुकी है कि द्विज जातियों के नेतृत्व में कोई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का कारगर आंदोलन आगे होने नहीं वाला है। वह जमाना बीत चुका है जब नेहरू और नंबूदरीपाद, जयप्रकाश और पीसी जोशी, सुभाष बोस और लोकमान्य तिलक न सिर्फ खुद द्विज जाति के थे बल्कि अपनी अपनी कमेटियों से 100% द्विजों को रखकर प्रगतिशील आंदोलनों का नेतृत्व कर सकते थे। उनकी विश्वसनीयता बनी रहती थी।
आगे के लिए सत्य यह है कि या तो शूद्रों, पिछड़ों, दलितों के नेता अपनी अपनी जाति और उपजाति का नेतृत्व करना छोड़कर पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने का दायित्व लें, या फिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आंदोलनों का सिलसिला ही टूट जाएगा। तो मतलब सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। सिर्फ आप अपनी जाति के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में भी सोचें। द मोर यू शेयर द मोर यू स्पेयर, ऐसी कहावत है। जितना आप बांटते हैं उतना ही आपके पास बचा रहता है। आगे के उसके पीछे घटनाएं जो भी रही हों, लेकिन 1967 के बाद यह स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है। विशुद्ध द्विज नेतृत्व का तो सवाल ही नहीं उठता है। मिश्रित टोलियों में भी द्विजों की संख्या कम होनी चाहिए। बेहतर है कि सर्वोच्च पदों पर पिछड़ा या दलित ही रहें। केवल आरक्षण से ही होने वाला ये नहीं है। पिछड़ों को अयोग्यता के कवच को तोड़कर बाहर निकलना होगा। तो वैसे यहां पर बोला जा रहा है कि द्विजों की संख्या जो है वो टोलियों में कम होनी चाहिए, क्योंकि किशन पटनायक जी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये कभी भी आपके लिए ईमानदार साबित नहीं होंगे। इसी तरीके से आप देखिए बसपा में ये जो प्रतिशत है ये बढ़ता चला जा रहा है द्विजों का। इसके ऊपर क्या सवाल नहीं किए जाने चाहिए? क्रांतिकारी और समाज सुधारक आंदोलन के लिए द्विजों की क्षमता समाप्त हो चुकी है। अपने नेतृत्व बनाए रखने के लिए उनको या तो कायस्थ बाल ठाकरे की तरह संकीर्ण भावनाओं का सहारा लेना पड़ता है या जनतंत्र को सीमित करना पड़ता है। तो आज ये दोनों ही चीजें हुई हैं। संघ परिवार ने अपने मन मुताबिक बाल ठाकरे का भी इस्तेमाल किया है और आज जो है वो जनतंत्र के विरुद्ध भी काम कर रहा है। समय समय पर ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाते रहते हैं और नयापन बना रहता है इनके आंदोलनों में। खासकर समाज सुधारक आंदोलन तो अब द्विजों के वश में बिल्कुल नहीं रह गया है। हिंदू धर्म और हिंदू समाज का कोई प्रभावी सुधार करना है तो उसके लिए शूद्र की अगुवाई जरूरी है। लालू प्रसाद का पहला इल्हाम ठीक था। उन्होंने हरिजन पुजारियों के बारे में ऐलान किया था। जब उसमें बड़ी बात यह थी कि पिछड़ों के इस नेता को आरक्षण के आगे का एक कदम दिखाई दिया। तो कितने साल पहले लालू यादव जी ने इन सब चीजों को सोचकर कह दिया था। बेचारे पुजारी को पूछता कौन है, फिर भी वे जाति और बिचौलियावाद का प्रतीक है। सही में पुजारी यही तो होते हैं, मिडिल मैन, मीडियोकर, बिचौलिए। अगर पिछड़े और हरिजन पुजारी हो जाएंगे तो मंदिर में जाति और बिचौलियावाद कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति से पुजारी नहीं बनते हैं, लोगों के द्वारा अपनाए जाने से ही बनते हैं। तो इससे एक बार फिर ये बात साबित होती है कि पंडे पुजारियों का आम जनता के सोचने समझने के तरीकों पर कितनी ज्यादा पकड़ होती है। जनसाधारण को, पिछड़ों को तैयार करना होगा कि वे हरिजन वाले मंदिरों में अपना धार्मिक कार्य संपन्न करें। यह काम मंत्री का नहीं, नेता का होता है। वोट वाले नेता का नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय नेता का। तो सोशल रिफॉर्मर की क्या इंपॉर्टेंस होती है समाज के अंदर, ये अब आप समझ लीजिए। नेता जो वोट मांगता है वो आपसे झूठे वादे भी कर सकता है, वोट के लिए आपको प्रलोभन भी दे सकता है, लेकिन एक सोशल रिफॉर्मर जो होता है वो आपके सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव लाकर बदलाव की उम्मीद के लिए काम करता है। इसकी कठिनाई समझ में आई तो लालू प्रसाद की इच्छा शक्ति ढीली पड़ गई। उन्होंने शंकराचार्यों को नामजद करना शुरू कर दिया। पुजारी और शंकराचार्य का गुणात्मक फर्क है। पुजारी धर्म का चपड़ासी है तो शंकराचार्य धर्माध्यक्ष जैसा पद है। हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं एक जबरदस्त चीज है, एक बुनियादी तत्व ऐसा है कि अभी तक धर्म के मुखियागिरी को जमने नहीं दिया गया है। आदि शंकर के द्वारा डाली गई शंकराचार्य परंपरा को देश के किसी हिस्से में भी स्वीकृति नहीं मिली। शंकराचार्य का मतलब एक महान मठाधीश हो सकता है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। जनसाधारण के लिए इससे अधिक कुछ नहीं है उस पद में। हिंदुओं को धार्मिक जीवन में उसका अभी तक कोई स्थान नहीं है। उसके दर्शन के लिए भीड़ नहीं लगती है। संघ परिवार के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ आज शंकराचार्य का महत्व जरूर बढ़ रहा है। राजनीति के माध्यम से भाजपा शंकराचार्य और संगठित संतों का प्रभाव बढ़ाने में लगी हुई है। आपने बीच में सर्कुलेशन में बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी
जब हरियाणा की विधानसभा में जो है वो एकदम पूर्ण रूप से नग्न साधु जाकर बैठ गए और पूरी गद्दी उनके लिए छोड़ दी गई। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखी होंगी और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसके ऊपर लिखा भी हो और उन्हें शेयर भी किया हो। अगर इस रफ्तार से माहौल बदलता अर्थात बिगड़ता जाएगा तो वे दिन निकट नहीं जब शंकराचार्य का स्थान संविधान से ऊंचा हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। यही संघ परिवार कर रहा है। अभी आपने देखा जब नई संसद में सेंगोल स्थापित करना था तो कितनी लंबी लाइन थी साधु संतों की सेंगोल के साथ चलने वालों में। तो इन सब चीजों को अब आप ध्यान में रखिए, क्या हो रहा है देश में। भ्रष्टाचार या संविधान विरोधी अपराध के लिए किसी शंकराचार्य को गिरफ्तार करना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा। संसद में उस पर टिप्पणी करना मना हो जाएगा। जिस शंकराचार्य को मठों के बाहर कोई पूछता नहीं था, जिसको गीता या भागवत या उपनिषद का अधिकृत व्याख्याकार भी नहीं माना गया है, उसको संसद या संविधान के ऊपर स्थापित करना हिंदू धर्म की सबसे बुरी घटना होगी। और ये हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है, आपको दिखाकर किया जा रहा है। अब भी आप चुप बैठे हुए हैं। तो वैसे भी नई संसद में बहुत सारे जो शब्द हैं उनको अब खत्म कर दिया गया है। आप जुमलेबाज का प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अब संसद की भाषा से हटा दिए गए हैं, लेकिन आप कटुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए, हिंदू धर्म स्वभाव से मठी नहीं है, ना संतों का कोई संगठित समूह होता है। हिंदू धर्म दर्शन के साथ जंगली, घुमक्कड़, निर्वस्त्र यानी कि अपरिग्रही ऋषि मुनियों का ज्यादा मेल बैठता है। हिंदू धर्म की एक मौलिकता और सुंदरता रही है, लेकिन धर्म के तौर पर हिंदू धर्म का कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। कोई भी हिंदू अपने धर्म की व्याख्या खुद कर सकता है। हिंदू धर्म में जितने प्रकार की व्याख्या और संस्करण प्रचलित हैं, अन्य किसी धर्म में वैसा नहीं है। लेकिन शुरू से ही एक केंद्रीय सत्ता बनाने का प्रयास ब्राह्मणवाद का रहा है और हिंदुत्व पढ़ने के समय सावरकर ने भी इन सब चीजों को लिखा है। पता नहीं आपको हिंदुत्व पुस्तक कितनी याद है इस वक्त। संघ परिवार का वश चलेगा तो शंकराचार्य को धर्माध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये लोग हिंदू धर्म का झांसा देकर हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र जो है वो इनका हिडन एजेंडा है, मनुवाद को स्थापित करने का। ऐसे समय में लालू प्रसाद का शंकराचार्य के प्रति आकर्षण बुद्धि भ्रम का लक्षण है। लालू का शंकराचार्य कार्यक्रम सिर्फ तमाशा बनकर नहीं रह गया है, पर यह तमाशा शंकराचार्य के पद को महिमा मंडित करने के लिए सहायक भी हो जाएगा। कृष्ण का प्रचारक शंकराचार्य का प्रचारक कैसे हो गया? इस असंतुलन के पीछे भाजपा लहर से घबराहट है। कभी लालू प्रसाद अपने बेटे को कृष्ण बनाकर उनको एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कभी वे खुद कृष्ण कहलाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण और शंकराचार्य मिल जाएंगे तो मथुरा की मस्जिद खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो शूद्र चेतना है उसकी वे बात कर रहे हैं कि शूद्रों को अपनी चेतना जो है वो बढ़ानी चाहिए। दरअसल कृष्ण और शंकराचार्य की परंपरा परस्पर विरोधी हैं। लालू की राजनीति में गंभीरता होती तो कोई विद्वान आदमी उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब से ये पढ़कर सुनाता। कृष्ण वैदिक धर्म का याजकवाद का विरोधी थे और उनके सिद्धांतों का प्रचार करते थे जो उन्होंने अपने गुरु घोर आंगी रस से सीखे थे। वैदिक पूजा पद्धति से उनका विरोध इन स्थानों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है जहां इंद्र पराजित होने के बाद कृष्ण के सम्मुख झुक जाते हैं। गोवर्धन के किस्से के पीछे ये बात छुपी हुई है कि बालक कृष्ण ने माता यशोदा की इंद्र पूजा रोकनी चाहिए और इंद्र का बैर मोल लिया। लालू की राजनीति का विश्लेषण इसलिए जरूरी है कि आरक्षण की राजनीति का विश्लेषण करना है। लालू प्रसाद की कमी कहां है? विद्या बुद्धि की कमी नहीं है। एक प्रभावी और कारगर नेता बनने के लिए जितनी विद्या बुद्धि और सामाजिक पृष्ठभूमि चाहिए वह सब लालू में है। चंद्रगुप्त भी नाक नक्शे में, सामाजिक पृष्ठभूमि में, उम्र में लालू जैसा रहा होगा।
जो फर्क है वह राजनीतिक चरित्र का है। चंद्रगुप्त के दरबार में चापलूस नहीं कौटिल्य बैठता था। तो यहां पर बता दूं, कौटिल्य का जो पात्र है वो भी संदिग्ध है, वो भी इमेजिनेटरी है। कौटिल्य का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, लेकिन कौटिल्य जैसी कोई चीज है नहीं इतिहास में। राजनीतिक चरित्र के अभाव में कभी कभी लालू प्रसाद के दिमाग में अच्छी बातें आती हैं तो कभी फिसल जाती हैं। अन्यथा शूद्र चेतना को सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़ा करने की सोच सबसे पहले लालू के दिमाग में आई थी, और इसीलिए उन्होंने जो अडवाणी की रथ यात्रा है वो बाहर ही रोक दी थी बिहार राज्य के। राजनीतिक चरित्र के अभाव में अपने दिमाग की बातों को कार्य रूप देने में वे असमर्थ हैं। आरक्षण की राजनीति का नकारात्मक पहलू यह है कि एक सांप्रदायिक आंदोलन के रूप ले रही है, जबकि इसको एक देशव्यापी सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरना चाहिए था। कि मतलब सिर्फ अपनी जाति के हिसाब से अपनी सोच को सिकोड़ा जा रहा है, जबकि आपको पढ़ने लिखने का जो अधिकार आरक्षण के तहत मिला है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप पढ़ लिख कर जो है वो समाज के बारे में आपको सोचना चाहिए, और समाज के अंदर सभी तरह के जाति धर्म वर्ग आते हैं, उन सब के बारे में आपको खुले मन से सोचना चाहिए। इस राजनीति में एक समूह की मांगे और अधिकार ही दिखाई पड़ता है। पूरे समाज को इससे क्या फायदा होने वाला है, राष्ट्र का भविष्य किस तरह मजबूत होने वाला है, समाज कैसे गतिशील होने वाला है, यह बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। अगर आरक्षण की राजनीति सिर्फ एक समूह को अधिकार दिलाने वाली है तो जिसको यह अधिकार नहीं मिलने वाला है वे क्यों इसमें दिलचस्पी लेंगे। 100% की बात जिसको बोलते हैं ना, अगर ट्रेड यूनियन के साथ समाजवादी आंदोलन नहीं है तो कारखाना मजदूर नहीं है, वे क्यों उसका समर्थक होगा। बोडो आंदोलन में अगर संपूर्ण राष्ट्र या उत्तर पूर्व भारत की भलाई नहीं है तो बंगाल असम के लोग क्यों उससे सहयोग करेंगे। खंडों के अधिकारों के साथ समग्र के विकास का सूत्र प्रकट रूप में दिखाई पड़ना चाहिए, मुखरित होना चाहिए, अन्यथा खंडों के अधिकार आंदोलन से समग्र को नुकसान दिखाई दे सकता है। और इसीलिए जो आरक्षण के खिलाफ जो इतना जहर उगलते हैं द्विज लोग, सवर्ण लोग, उसी से आप समझ सकते हैं इस मानसिकता को। आरक्षण जो है वो बुरा है, आरक्षण से आने वालों में मेरिट नहीं होता है, जबकि हमारे सामने महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर अंबेडकर, संत गाडगे जैसे मजबूत लोगों की परंपरा है। मान्यवर कांशीराम जी हैं, लालू जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, ये सब लोग हैं जिन्होंने सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव ये लोग लेकर आए, तभी एक सामाजिक आंदोलन जो है वो इनिशियल स्टेज पे ये लोग खड़ा कर सके। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस आंदोलन को वे अगली स्टेज पर नहीं लेकर जा सके। इतनी सी ही बात किशन पटनायक जी कह रहे हैं। नुकसान भी हो सकता है। शायद इसी कारण वर्गों को सिर्फ अधिकारों के लिए संगठित करने के पक्ष में गांधी नहीं थे। अधिकारों की राजनीति के साथ निर्माण की राजनीति का संयोग न होने से आंदोलन की दिशा राष्ट्र के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है। आरक्षण भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। आरक्षण आंदोलन का तार्किक परिणाम एक व्यापक पूर्णांग राजनीति होना चाहिए, जिसमें हिंदू समाज और भारतीय राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम दिखाई देने चाहिए। उदाहरण स्वरूप, नई आर्थिक नीति आरक्षण के सिद्धांत की सबसे बड़ी शत्रु है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिरक्षा, उच्चतर तकनीक आदि के क्षेत्र को आरक्षण के कानून से अलग रखा है। यह गलत फैसला है। तो यहां पर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन नई आर्थिक नीति संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र को मेरिट, वह भी अंतरराष्ट्रीय मेरिट के आधार पर चलाना चाहती है। न सिर्फ उद्योग और व्यापार, कृषि को भी मेरिट के आधार पर संचालित करने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कृषि भूमि का उपयोग उसी के हाथ में रहेगा जो सबसे अधिक पूंजी लगाकर अधिकतम फसल उगा सकेगा। तो आपने किसान आंदोलन जो देखा था वो इन्हीं सब बातों के मद्देनजर हुआ था। अगर कांशीराम या लालू प्रसाद इसके खिलाफ जिहाद नहीं छेड़ रहे हैं तो शायद वे सोच रहे हैं कि राष्ट्र की गुलामी का प्रश्न है तो राष्ट्र का सवाल है। राष्ट्र के सवाल से उनको क्या लेना देना, खंडों का अधिकार चाहिए, यही सोच नहीं होनी चाहिए।
हम जो है हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि दलितों को मिल जाए, पिछड़ों को मिल जाए, मुस्लिमों को मिल जाए, बाकी क्या? बाकियों का अधिकार मारकर हम अपना अधिकार की मांग क्यों कर रहे हैं? तब हम में और उनमें क्या फर्क है? हम अपने अधिकार की मांग करने के साथ साथ इस बात की भी एश्योरिटी दें कि हमारे अधिकारों के साथ हम दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, उन्हें खत्म नहीं करेंगे। उनको ये समझना होगा कि नई आर्थिक नीति के खिलाफ एक जिहाद छेड़े बगैर और जाति प्रथा के विरुद्ध एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा किए बिना आरक्षण की राजनीति खोखली हो जाएगी। और अब जो है वो संविधान तेजी से बदला जा रहा है तो आरक्षण का कोई मतलब भी नहीं रह जा रहा है। आपने निजीकरण का विरोध नहीं किया, निजीकरण के फायदे आपने भी उठाने की कोशिश करी, लेकिन उन फायदों को एक्सटेंड करने की कोशिश आपने नहीं करी। आपने ये नहीं कहा कि अगर आप निजी कर रहे हैं, निजीकरण हर वक्त गलत नहीं होता, लेकिन इसमें दूसरे तबकों की भागीदारी तो सुनिश्चित करिए। तो ये सब बातें हैं जो किशन पटनायक जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस लेख के जरिए। अगर जाति प्रथा विरोधी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं रहेगा तो शंकराचार्यवाद और मंदिरवाद मजबूत होकर रहेगा, और अब तो हो ही चुका है। अगर मुद्रा कोष और डंकल विरोधी अभियान नहीं चलेगा तो उच्च जातियों में भी बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन जो भी आर्थिक लाभ निकलेगा वह सारा का सारा उच्च जातियों के हाथ में जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी इसे जरा ध्यान से सुने। अभी तो सुदामा कोटा बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आरक्षण हटना शुरू हो जाएगा, निजी क्षेत्रों में ये आरक्षण नहीं है और सब चीजों का निजीकरण हो जाएगा, तो जो आज सुदामा कोटा लेकर ब्राह्मण हंस रहे हैं उनके ऊपर लोग हंसेंगे। तो इन सब चीजों में, सरकार की नीतियों में, पॉलिसीज में निजीकरण का विरोध तो हर तबके के और हर जात के बंदे को करना चाहिए। आरक्षण की राजनीति से अभी तक जो फायदा पिछड़ों और दलितों को मिला है, भाजपा की सामाजिक नीति और उसके द्वारा समर्थित नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप निस्सार हो जाएगा। भाजपा की धर्म नीति असल में एक सामाजिक सांस्कृतिक नीति है। आडवाणी ने जानबूझकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द को चुना है। आडवाणी को यह मालूम है कि इतिहास की किताबों में हिटलर की विचारधारा को, आर्य राष्ट्रवाद को समझने के लिए इसी शब्द का प्रयोग हुआ है। संघ परिवार के नेतृत्व में इस वक्त सारे देश में एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा है, लेकिन यह बात संघ परिवार के लिए सही नहीं है। आरएसएस के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है। संघ राज सत्ता का जरूर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य सत्ता और चुनाव के परे है। उनका लक्ष्य जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना और आर्थिक राष्ट्रवाद का झूठा ख्वाब दिखाकर आपको सारे संसाधनों को अपनी मुट्ठी में कंसंट्रेट करना है। एक खास प्रकार का समाज, एक खास तरह की भारतीय संस्कृति धरातल पर एक ब्राह्मणवादी हिंदू व्यवस्था उनका ध्येय है। आर्थिक राजनीतिक धरातल पर ब्राह्मण बनिया गठबंधन इसका निहित स्वार्थ है। इसलिए भाजपा को आरक्षण के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर राजनीति पर संघ परिवार का नियंत्रण रहेगा, अगर समाज में ब्राह्मण बनिया काबिज हो जाएंगे तो मंडल से लड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मंदिर पर्याप्त है मंडल को काटने के लिए। कितने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात यहाँ किशन पटनायक जी ने समझाने की कोशिश की है। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को समझ पा रहे हैं। संघ परिवार भाजपा सरकार के जरिए आज जो करवा रहा है वो यही सब चीजें हैं। इतने सारे अमेंडमेंट्स, नई संसद में नई नई शब्दावली का इस्तेमाल, और जो नई प्रतियां संविधान की छप कर आई हैं उसमें सोशलिस्ट और आपका ये धर्मनिरपेक्षता वाले दोनों शब्द ही जो हैं वो गायब हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। मंदिर का कार्यक्रम अकेले नहीं चल सकता था, उसकी पूरी विचारधारा है। हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में उसके पूरक कार्यक्रम चल रहे हैं। संघ परिवार के नेतृत्व में एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन देश में चल रहा है। सिनेमा, संचार माध्यम, इतिहास लेखन से लेकर शिक्षा और संगीत के क्षेत्र तक में ये आंदोलन व्याप्त है। भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में इन सभी चीजों का बखूबी जिक्र किया है। कि आपको क्या लगता है संघ परिवार से लड़ना कोई आसान रह गया है? अब सिनेमा किस तरीके से बन रही है,
कश्मीर फाइल्स से किस तरह प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, द केरला स्टोरी क्या है, पृथ्वीराज चौहान जो बनी वो क्या थी, पृथ्वीराज जो फिल्म बनी, इस तरह की एक के बाद एक धड़ाधड़ फिल्में बनाई जा रही हैं और प्रोपेगेंडा उसके जरिए सेट किया जा रहा है। गाने देखिए कितने फूहड़ हो गए हैं, स्त्रियों को किस तरीके से माल जैसे शब्द के साथ प्रस्तुत किया जाता है और हर जगह से सभी संचार माध्यमों पर इनका कब्जा है। सभी जगह एक ही तरह की विचारधारा रिफ्लेक्ट हो रही है। अर्थनीति का प्रबल निजीकरण इनको गति दे रहा है। इनके विपरीत आरक्षण के आंदोलन का कोई समग्र विचार नहीं है। हुक्मरान बनने के अलावा इस वक्त जो है दलित राजनीति या शूद्र राजनीति का कोई मकसद ही नहीं है। सत्ता पर काबिज ही हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे, जब तक आप सामाजिक सांस्कृतिक सुधार नहीं करेंगे अपने समाज में। इसका कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है, इसका कोई आर्थिक आंदोलन नहीं है, इसका कोई शैक्षणिक आंदोलन नहीं है, कोई इतिहास लेखन नहीं है। यह सिर्फ एक खंड का अधिकार आंदोलन है। ऐसे में ये मंदिर की काट नहीं हो सकता है। दो टूक बाद अंत में किशन पटनायक जी ने लिख दी है कि इस तरीके से आप मंडल और कमंडल नहीं हो सकता। मंडल हमेशा हारेगा ही मंडल की राजनीति कमंडल की राजनीति से। यदि आप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुधार जो है वो अपने लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा को जो है ना साफ नहीं करते हैं, उनके सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं लाते हैं, तो आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। हुक्मरान बनने से कुछ होने वाला है नहीं। कोई भी आपको आगे आने वाले समय में अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से ढाल लेगा और आप उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा यह आंदोलन। आपको ये सब बातें कितनी समझ में आ रही हैं मैं नहीं जानती। कमेंट सेक्शन में आप बताते भी नहीं हैं। लेकिन यदि फिर भी आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर इन्हें जरूर स्प्रेड करें। अगले एपिसोड में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।